न्याय व्यवस्था। न्याय एक विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाना अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि तभी भारत में ब्रिटिश पूंजीपति सुगमता से काम कर पाते। इसीलिए इस काल में एक ब्रिटिश चिंतक बेथम ने न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कुछ सुझाव दिए। यथा लोगों को दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करना और भारतीय विधि अर्थव्यवस्था का मानकीकरण करना। अतः इस काल से न्यायिक सुधार के क्रम में निम्नलिखित कदम उठाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर में एक विधि सदस्य का प्रावधान और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। मैकाले द्वारा भारतीय विधि का संहिताकरण कर मैकाले कोड का निर्माण किया गया, अर्थात उसके द्वारा भारतीय विधि व्यवस्था का संहिताकरण किया गया। मैकाले कोड के आधार पर 1859 ईस्वी में भारतीय दीवान संहिता और 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया। 1861 ईस्वी के हाईकोर्ट अधिनियम के आधार पर कोलकाता, बम्बई, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। वहीं पूर्व प्रचलित न्यायालय के रूप में सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत तथा कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की समाप्ति हो गई। आर्थिक नीतियाँ। कृषि का व्यवसायीकरण, वाणिज्यीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण से तात्पर्य है परंपरागत फसलों की जगह नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन। कंपनी ने कृषि वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में जिन फसलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया उनमें नील, कच्चा रेशम, कपास, अफीम, चाय थी। एडम स्मिथ के अनुसार वाणिज्यीकरण उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यीकरण ने जहां ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, वहीं भारत के संदर्भ में यह उल्टा हुआ। ब्रिटिश शासन ने पूर्व भी भारत में नकदी फसलों की खेती हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इस प्रक्रिया को निम्नलिखित कारणों से बल मिला। ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत, ब्रिटिश नगरों के लिए खाद्यान्नों की जरूरत, सरकार के द्वारा निर्धारित भू राजस्व की बढ़ती राशि को चुकाने के लिए किसानों द्वारा नकदी फसलों को उगाया गया, कुछ किसानों ने द्वारा मुनाफा कमाने की आकांक्षाएं, महाजनों के कर्ज एवं उसकी ब्याज की अदायगी के लिए भी नकदी फसलों को उगाया जाता था। विदित हो कि 1833 ईस्वी में अंग्रेज को यह अनुमति मिल गई कि वे भारत में भूमि खरीद सकते हैं और बागान लगा सकते हैं। भारत में पहला चाय बागान असम में 1835 ईस्वी में लगाया गया। 1839 ईस्वी में चाय का पहला व्यक्तिगत कंपनी असम चाय कंपनी की स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी ने इसे निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी। इसके लिए उन्हें तर्क दिया गया कि चाय, नील, कपास आदि उद्योग नहीं है, क्योंकि इनमें दस्तकारों के कौशल का प्रयोग न होकर शारीरिक श्रम वाले मजदूर की आवश्यकता है। प्रभाव। व्यावसायिक खेती का संपूर्ण जोखिम किसानों ने उठाया, जबकि इसका अधिकतम लाभ मध्यस्थ एवं बिचौलियों ने लिया। नकदी फसलों को खेती के कारण मोटे अनाजों के उत्पादन को धक्का लगा। इस कारण भारत में अकाल जैसी घटनाएं काफ़ी सामान्य हो गई। विऔद्योगीकरण, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन से तात्पर्य हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा किसी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग के समानांतर कृषि की भूमिका का बढ़ता जाना। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 19वीं सदी में यह स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विद्वान इस विऔद्योगीकरण की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं, परंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत निम्नलिखित कारणों से हस्तशिल्प उद्योग को धक्का लगा। 1833 ईस्वी के चार्टर के आधार पर भारत का दरवाजा ब्रिटिश उत्पादों के लिए खोल दिया गया। ब्रिटेन में भारत उत्पादों पर चुगली लगाकर उसे ब्रिटेन बाजार से बाहर रखने का प्रयास किया गया। रेलवे के माध्यम से भारत में ब्रिटिश उत्पादों को दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाना आसान हो गया। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति का उद्देश्य पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित भारतीयों के एक ऐसे वर्ग के रूप में जन्म देना जो ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में काम कर सके। प्रभाव। हस्तशिल्प उद्योग के पतन से कृषि पर जनसंख्या का बोझ पड़ा। शहरी दस्तकारों को विवश होकर गांव की ओर लौटना पड़ा। यातायात एवं संचार के साधन का विकास। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल और भारतीय बाजार में ब्रिटिश उत्पादों का खपाना है
तो यातायात को आसान बनाना होगा। इसी क्रम में यातायात का विकास प्रारंभ हुआ। कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर 1849 ईस्वी में काम आरंभ हुआ। रेल का विकास। जॉर्ज स्टीवेंसन का बनाया गया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर चलाया गया। भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 ईस्वी में मद्रास में आया था, परंतु इन रेल डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाले रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 ईस्वी में इंग्लैंड में रखा गया। इंग्लैंड में रेलवे प्रमोटरों, भारत से व्यापार कर रहे व्यापारिक घरानों तथा कपड़ा उत्पादकों से इस प्रस्ताव का राजनीतिक समर्थन मिला। तब यह तय हुआ कि भारत में रेल लाइन प्राइवेट कंपनियां बिछाएंगी। 1853 में रेलवे निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन बिछाई गई 1853 से 59 ईस्वी में। तक रेलवे निर्माण का कार्य निजी पूंजी के अंतर्गत तथा 1869 से 80 ईस्वी के बीच निर्माण कार्य सरकार के अंतर्गत तथा 1880 के पश्चात रेलवे निर्माण का कार्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने रेल लाइन बिछाने का काम तीव्रता से किया। उसने 4 प्रमुख ट्रंक लाइनों के एक जाल का प्रस्ताव रखा जो देश के भीतरी भागों के बड़े बड़े बंदरगाहों को अपने में जोड़ेंगे। 1869 में भारत सरकार ने रेलवे लाइन बिछाने का जिम्मा सरकारी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया। रेलवे निर्माण के पीछे उद्देश्य। भारत में दूरवर्ती क्षेत्रों तक तैयार माल पहुंचाना तथा कच्चे माल की आवाजाही को तेज करना, ब्रिटिश पूंजी के निवेश की सुविधा प्रदान करना, भारत में ब्रिटिश लौह और इस्पात उद्योगों को बाजार देना, भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सैनिक गतिशीलता को बनाए रखना। 1903 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में रेलवे बोर्ड का गठन किया? थॉमस रॉबर्टसन के। रेलवे बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? एकवर्थ आयोग। पहली टेलीग्राफ लाइन का विकास कहाँ हुआ था? कोलकाता से आगरा तक। डाक टिकटों को आरंभ करने का श्रेय डलहौजी को दिया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डलहौजी ने लाया। रेलवे का भारत के पक्ष में लाभ क्या था? भारत में भौगोलिक एकीकरण को बल मिला तथा आगे इसे राष्ट्रीय एकता जैसी भावना भी मजबूत हुई। भारतीय बाजार का एकीकरण हुआ तथा एक अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हुई। रेलवे के साथ भारत में वाष्प चलित इंजन आया जिसने आधुनिक उद्योगों की स्थापना का निर्माण मार्ग प्रशस्त किया। रेलवे का नकारात्मक प्रभाव। रेलवे लगभग पूरी तरह ब्रिटिश आर्थिक और सैनिक हित में लगाया गया था और फिर भी रेलवे निर्माण का पूरा खर्चा भारतीय खातों पर डाल दिया गया। भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष गृह व्यय के रूप में वह रकम चुकानी पड़ती थी। जहां पश्चिमी देशों में रेलवे ने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया था, वहीं भारत में इसने भी औद्योगिकरण को बल दिया। रेलवे ने भारत से अनाजों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया, जिस कारण अकाल जैसी घटनाएं बढ़ी। टेलीग्राफ का आविष्कार। अंग्रेजों ने कुशल एवं आधुनिक टेलीग्राफ का विभाग का गठन 1853 ईस्वी में कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन को आरंभ करके किया। डाक विभाग। अंग्रेजों ने एक पृथक डाक विभाग का गठन किया। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी आरंभ किया। उसने डाक टिकट की दर घटाकर 2 पैसे कर दी। सार्वजनिक निर्माण विभाग। सड़कों एवं नहरों की देखभाल के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया गया। कार्ल मार्क्स का कथन था, जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद हो वहाँ अगर तकनीक पहुंचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता। सामाजिक नीतियाँ। सोशल पॉलिसीज। जहां पूर्व काल में ब्रिटिश भारत के संबंध में ब्रिटिश नीतियों का बल सामाजिक क्षेत्र में परंपरागत मॉडल को बनाए रखने पर था, वहीं इस काल में कंपनी ने भारत के सामाजिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप किया। अगर एक तरह से देखा जाए तो इसके पीछे भी एक गहरा औपनिवेशिक हित था। अर्थात यह देखा गया कि जब तक भारत के परंपरागत सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर भारतीयों को परंपरा से मुक्त नहीं किया जाता, तभी तक भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार करते और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारत ही ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में काम करते। समाज सुधार के लिए विधि निर्माण।
सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंकेट के काल में बंगाल सती अधिनियम के आधार पर इसे बंगाल पर लागू किया गया और 1830 ईस्वी में संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाया गया। शिशु हत्या दर पर पाबंदी। लॉर्ड विलियम बेंकेट के शासनकाल में शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। 1830 ईस्वी के दशक में इसे कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन। 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के आधार पर दास व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कदम उठाया गया। आगे चलकर लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा का पूर्णतः प्रतिबंध किया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून। लॉर्ड कैनिंग ने शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। औद्योगिक चरण सारांश। भारत को तैयार माल के आयातक और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में तैयार करना। राजनीतिक नीति। साम्राज्यवाद प्रसार। अर्थात अधिक से अधिक भारतीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना। प्रशासनिक नीति। प्रशासन संरचना में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन जैसे ठगी प्रथा का दमन। आर्थिक नीति। कृषि का व्यवसायीकरण, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, रेलवे एवं आधुनिक यातायात एवं संचार साधनों का विकास। और सामाजिक नीति। समाज सुधार जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, शिशु हत्या पर पाबंदी। उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण 1858 से 1947 ईस्वी। ऑब्जेक्टिव है इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना। 1857 ईस्वी के महान विद्रोह जैसी घटना को दोबारा होने से रोकना। उपनिवेशवाद के इस चरण में ब्रिटिश नीति एक से अधिक उद्देश्य से परिचित हो रही थी। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंग्लैंड से बाहर अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते औद्योगिकरण से प्रतिस्पर्धा आदि के कारण इस चरण का उद्भव होता है। ब्रिटिश निवेशकों ने भारत में निवेश करना सही समझा, इसीलिए इस समय ब्रिटिश पूंजी से बैंक तथा बीमा कंपनियों का भी स्थापना की गई। निवेश के अन्य क्षेत्र निवेश के अन्य क्षेत्रों में चाय बागान, कॉफी बागान, जूट उद्योग, जहाजरानी उद्योग प्रमुख थे। सभी रोचक पहलू इस वित्तीय पूंजीवादी चरण का चरण रहा कि ब्रिटिश निवेशकों ने उन उद्योगों में निवेश नहीं किया जो आगे चलकर ब्रिटिश कंपनियों से ही प्रतिस्पर्धा करते। प्रशासनिक नीतियाँ। इस काल में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा प्रशासनिक संरचना में सुधार और परिवर्तन लाए गए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य एक तरफ 1857 ईस्वी के महान विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था, वहीं दूसरी तरफ भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन स्थापित किया गया तथा सिविल सेवा व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सभी क्षेत्रों जिसके अंतर्गत विभिन्न सुधार किए गए। भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट से भारत के प्रशासन के खिलाफ एक भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। उसके कार्य में सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। प्रांतों में गवर्नर ही स्थापित रहे। आरंभ में भारत सचिव के लिए भारतीय प्रशासन का निरीक्षण कठिन था, परंतु 1859 ईस्वी में स्वेज नहर के खुल जाने से 1870 के दशक से स्टीम शिप जहाज चलाए जाने लगे और भारत और लंदन के बीच टेलीग्राफ लाइन बिछाए जाने से प्रशासनिक निरीक्षण बेहतर होने लगा। प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। 1861 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर प्रांतों को विधि निर्माण की शक्ति वापस कर दी गई। आगे चलकर 1870 ईस्वी के दशक में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अंत में 1919 में अधिनियम में स्पष्टतः 3 सूचियां बनाई गई: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। सैन्य सुधार। सेना में भारतीय सैनिकों का यूरोपीय सैनिकों में संख्या में संतुलन किया गया। उच्च पद ब्रिटिश और यूरोपीय के अंतर्गत रखे गए। तोपखाना विभाग ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया। भारतीय सेना में क्षेत्र एवं जाति के आधार पर रेजिमेंट स्थापित किए गए। कुछ खास क्षेत्र के लोगों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और उन्हीं में सैनिकों की नियुक्ति की गई। यथा गोरखा एवं सिख। सिविल सेवा में सुधार। 1887 ईस्वी में सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया गया। उनकी अनुशंसा पर 1892 ईस्वी में निम्नलिखित सुधार किए गए। कॉन्वेंट सिविल सेवा पहले की तरह ब्रिटिश के लिए सुरक्षित रही।
स्टैट्यूटरी सिविल सेवा को समाप्त कर दिया गया और उसके बदले यह प्रावधान किया गया कि प्रांतीय सिविल सेवा के माध्यम से चयनित अधिकारियों में से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वरीयता के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। नॉन कॉन्वेंटेड सिविल सेवा का नाम बदलकर प्रांतीय सिविल सेवा कर दिया गया। वर्ष 1919 के अधिनियम में यह अनुशंसा की गई कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी हो। फिर कॉन्वेंट सिविल सेवा का नाम बदलकर भारतीय सिविल सेवा कर दिया गया। पहली बार वर्ष 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी तथा ब्रिटिश राज्य का यह इस्पाती ढांचा बिखरने लगा। स्थायी स्वायत्त शासन। भारत में स्थानीय शासन का विकास मौर्य काल से ही माना जाता है। चोल युगीन स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से श्रेष्ठ काल माना जाता है। पहली बार स्थानीय संस्था प्रेसिडेंसी नगरों में स्थापित की गई। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से स्थानीय संस्थाओं को वैधानिक आधार मिल गया। 1842 ईस्वी के बंगाल अधिनियम के आधार पर प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर स्थानीय संस्थाओं का आरंभ हुआ। 1850 ईस्वी में यह अधिनियम सभी ब्रिटिश प्रांतों में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य नगरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुविधाओं का प्रबंधन करना था। 1842 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पारित किया गया। इसके आधार पर स्थानीय स्वायत्त स्वशासन को प्रोत्साहन दिया गया, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य भारतीयों को लाभ पहुंचाना कम और ब्रिटिश उपनिवेशक हितों को प्रोत्साहन देना अधिक था। इस एक्ट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। स्थानीय बोर्ड को एक निश्चित आय एवं कार्य सौंपा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालुका बोर्ड अथवा जिला बोर्ड बनाए गए। स्थानीय संस्थाओं में जनता द्वारा निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया गया। पुलिस सुधार। 1860 ईस्वी में पुलिस कमीशन का गठन किया गया तथा उसके अनुशंसा पर 1861 का पुलिस एक्ट पारित किया गया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। प्रावधान। सैनिक पुलिस की जगह सिविल पुलिस का प्रावधान। सर्वोच्च स्तर पर इंस्पेक्टर जनरल के पद का सृजन जो राज्य सरकार के अंतर्गत था। जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद का सृजन जो जिला कलेक्टर के अधीन था। दरोगा के अंतर्गत थाना व्यवस्था की गई जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन था। आर्थिक नीति। धन का बहिर्गमन। धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। धन निकासन के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में किया है। 2 मई 1847 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपत्ति को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश के बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है और वहीं धन ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आता है, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्ट कहा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया है। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1813 ईस्वी में बहुत तेजी से संपदा का दोहन हुआ। कार्ल मार्क्स ने इस ब्लीडिंग प्रोसेस कहा। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। वर्ष 1905 में नौरोजी ने इस आधार पर स्वशासन की मांग की थी। आधुनिक उद्योगों की स्थापना तथा विकास। ब्रिटिश नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील कर दिया, अर्थात भारत को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के बाजार और कच्चे मालों के निर्यातक के रूप में तैयार किया। इसलिए भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति औद्योगिकरण को हतोत्साहित करने की रही। फिर भी विदेशी पूंजीपतियों के सहायक के रूप में काम कर भारतीय पूंजीपतियों के पास भी पूंजी जमा हुई। महादेव गोविंद रानडे ने भारतीय पूंजीपतियों के उद्योग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1870 ईस्वी में मुंबई में साबुन का कारखाना लगाया। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के निर्देशक की हैसियत से उद्योगों की स्थापना में लोगों की सहायता की। सूती वस्त्र उद्योग।
सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कोलकाता में एक मिल की स्थापना की गई। बम्बई में पारसी कावसजी नाना भाई दावार ने 1853 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया। 1877 में नागपुर में J.N. टाटा ने एम्प्रेस मिल प्रारंभ किया। 1860 से 1864 ईस्वी में अमेरिका गृह युद्ध के फलस्वरूप बाजार में रुई की मांग बढ़ गई, जिससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। आगे 1914 ईस्वी तक भारत सूती वस्त्र उद्योग के मामले में चौथे स्थान पर था। जूट या पटसन उद्योग 1855 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा नामक स्थान पर पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में ताराचंद घनश्याम दास ने कच्चे जूट के व्यापार को शुरू किया। सर्वप्रथम वर्ष 1918 ईस्वी में एक लिमिटेड कंपनी बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना हुई और वर्ष 1919 में बिड़ला जूट कंपनी की स्थापना हुई। लौह इस्पात उद्योग वर्ष 1907 में जमशेदपुर में J.N. टाटा ने टिस्को कंपनी की स्थापना की। इसके बाद बंगाल और मैसूर में स्टील कंपनियों की स्थापना की गई। अतः भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भी उद्योगीकरण हुआ वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में हुआ तथा भारतीय पूंजीपति की अपनी पहल पर हुआ। जब भी ब्रिटिश पूंजी संकट की स्थिति में आई, भारतीय पूंजीपतियों ने इसका लाभ उठाया। ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश पूंजी का नियंत्रण कमजोर हुआ और यह वही समय था जब भारत औद्योगिक पूंजीवाद की प्रगति हुई तथा नए क्षेत्रों में भारतीय उद्योग का प्रसार हुआ। सामाजिक नीति 1857 ईस्वी के महाविद्रोह से सबक लेकर ब्रिटिश ने भारत के सामाजिक मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, अर्थात उन्होंने समाज सुधार से परहेज किया, परंतु राष्ट्रवादी दबाव के चलते समय समय पर कुछ सुधार करने पड़े, जैसे B.N. मालबारी के दबाव पर 1891 में समिति आयु अधिनियम लाया गया, जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाई गई। वित्तीय चरण सारांश। भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना। 1857 जैसे महाविद्रोह की घटना को रोकना। राजनीतिक नीति अप्रत्यक्ष विस्तार पर बल। प्रशासनिक नीति प्रशासन संचार में सुधार, स्थानीय स्वायत्त शासन, सिविल सेवा में सुधार, पुलिस सुधार। आर्थिक नीति भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन, धन की निकासी प्रारंभ, औद्योगिक का ब्रिटिश हित में उपयोग। सामाजिक नीति समाज सुधार से परहेज करना।